उसमें अपने कल लीडरशिप की चर्चा की। आज अपने भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से आपके सिलेबस का जो पाठ्यक्रम का एक बिंदु है, उसको लेके आज परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, तो भारत में जो प्रशासनिक सुधार है, अब प्रशासन आप और हम सब जानते हैं, प्रशासन आज के जो भी सरकार है उसका आधार है, और उस आधार के आधार पे ही सरकार की जो नीतियां, उनका जो क्रियान्वयन है, उनकी कुशलता और अकुशलता, और उसी के आधार पे सरकार का मूल्यांकन भी होता है। और इससे सरकार इस प्रकार के जो प्रशासनिक पहलू हैं, उनको लेकर सदैव ही संवेदनशील रहती है, और उसमें अनेक प्रकार के समय समय पर सुधार भी हुए कि जो जिस स्वरूप में जो नीतियां बनाई जाए, उसी स्वरूप में वो नीतियां धरातल पे लागू हो, इसके लिए सदैव से प्रयास रहे हैं। तो यहाँ अगर अपने आज बात करें अपने, तो यहाँ एसएसटी जो सेकंड ग्रेड में अपने इससे संबंधित जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको लेके परिचर्चा करनी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने को इस आयोग के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में पढ़ते हुए अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी विशेष फोकस रखना है। तो यहाँ भारत में जो प्रशासनिक सुधार प्रथम और द्वितीय जिसको अपने पाठ्यक्रम में है, उसको लेकर विशेष अध्ययन करेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है उनको जानेंगे, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आपको जब इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपके उत्तर गलत नहीं हो। तो इस कड़ी में सबसे पहले अगर अपने परिचर्चा करें, तो इसकी आवश्यकता क्यों रही, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, या यूं कहूं कि कोई भी प्रशासनिक सुधार सुधार की आवश्यकता कब होगी, जब कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो या सिस्टम सही नहीं चल रहा हो, तभी वह अपने सुधार की बात करते हैं। तो यहाँ दोनों ही प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, दोनों के बारे में अपने जानेंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रयास हुए थे प्रशासन के सुधार के संदर्भ में, उनकी भी परिचर्चा साथ साथ करेंगे। तो यहाँ अगर अपने सबसे पहले बात करें, तो भारतीय जो प्रशासनिक ढांचा है, तो मुख्यतः भारत कितने लगभग 200 वर्षों तक क्या रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा। और अंग्रेजों के जब अधीन रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की जो शासन प्रणाली थी, उन्होंने अपने जो स्वार्थों के लिए जो एक ढांचा तैयार किया था, वही प्रचलन में था। और इस प्रकार का जब 200 वर्ष तक किसी व्यवस्था में एक ढांचा स्थापित कर दिया जाता है, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हितों का संरक्षक और जनता के लिए, जनता को नियंत्रणकारी संस्था के रूप में वो एक स्थापित संस्था थी या संगठन था। तो उस प्रकार के संगठन को जब जो अंग्रेजों का लक्ष्य था वो अधिकतम यहाँ से लाभ कमाना और जनता को नियंत्रित रखना, जबकि जब देश आजाद हुआ, और आजाद होते ही जो हमारे जो लक्ष्य थे जन कल्याणकारी थे, यानी कि सरकार के उद्देश्य क्या थे, संविधान में जन कल्याणकारी सरकार की बात कही गई थी। और जन कल्याणकारी कार्यों को वही संस्था एकदम से, जब ऊपर की प्रकृति चेंज होगी सरकार की, तब अंग्रेज थे, तब उनका उद्देश्य अलग था प्रशासन से करवाने का, और जब जल कल्याणकारी सरकार आई, तब उसका उद्देश्य अलग था। तो दोनों उद्देश्यों में अंतर के कारण क्या हुआ कि इस प्रकार के जो परंपरा, जो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा स्थापित जो ढांचा था, उसको परिवर्तित करना जरूरी हो गया। तो यानी कि भारतीय जो प्रशासनिक ढांचा मुख्यतः क्या था, ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित था, यानी कि ब्रिटेन के लोगों या अंग्रेजों के द्वारा यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिससे उनके स्वार्थ पूर्ति हो गए। तो अगर इस कड़ी में अगर अपनी बात करें, तो भारतीय सुशासन के विभिन्न जो ढांचागत और कार्य प्रणालीगत पक्ष है, उनके अगर अपने बात करें, तो जो सचिवालय प्रणाली है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस आईएपीएस, और भर्ती है, उनकी प्रशिक्षण है। और क्योंकि भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया ही संस्था के जो कार्मिक है, उनको इस प्रकार का उद्देश्य है, जैसे अब स्वतंत्रता के बाद देश के सरकार का उद्देश्य क्या था, जन कल्याण कार्यक्रम। तो ट्रेनिंग में, भर्ती में उस प्रकार के उद्देश्य रखे जाते हैं कि जो कार्मिक आए, वो जन कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रखने वाले हों, उनकी मनोवृत्ति इस प्रकार हो, उनमें उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनमें भी उन पहलुओं को रखा जाता है। जबकि अंग्रेजों के काल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, या उनका उद्देश्य अलग था, एक प्रकार की तानाशाही, एक प्रकार के यूं कहें कि अंग्रेजों के हित में वो मिशनरी कैसे काम करे, उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती। तो ट्रेनिंग, भर्ती, ये सब प्रक्रियाएं जिसकी अपने बात करें, कार्यालय पद्धति, कार्य में काम करने की जो पद्धति है, जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, बजट प्रणाली है, तो लेखा परीक्षा है, और केंद्रीय करण की जो प्रवृत्ति थी, यानी कि सत्ता का सेंट्रलाइज, एक व्यक्ति में सत्ता का केंद्रीकरण, पुलिस प्रशासन है, पुलिस का भी वहां उस समय क्या था, नियंत्रण का उद्देश्य था, क्या था, अंग्रेजों के हित में
और अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बोलने वाले उसको कैसे दफनाया जाए। तो इस सब प्रकार की जो व्यवस्था उस समय प्रचलन में थी, राष्ट्र प्रशासन जिसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना, चाहे जनता का भला हो या नहीं हो, आदि ब्रिटिश शासन में ही नहीं थी। तो ये जो जिन जिन बिंदुओं को अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिन जिन को जैसे चाहे वो सचिवालय प्रणाली, तो ये तत्व उस समय ब्रिटिश भारत के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत को जो दिए गए थे, उन तत्वों की जो प्रवृत्ति थी वो क्या ही अंग्रेजों के पक्ष की थी, और उनका जो उद्देश्य भी जन कल्याणकारी कभी नहीं रहा। तो इस कड़ी में अगर अपने जो सोचे तो उस प्रकार के ढांचे को वर्तमान के संदर्भ में जब देश आजाद हुआ, जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी जो सरकार बनी, उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसी मशीनरी को किस प्रकार परिष्कृत किया, वो ही प्रशासनिक सुधार के रूप में उसको देखेंगे। क्योंकि उसमें क्या क्या वैसे तो देखा जाए तो ये मूलभूत ढांचा ही बेसिकली धीरे धीरे चेंज हुआ। तो उसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उससे पहले भी कुछ प्रयास हुए थे, तो उनके बारे में अपने जानेंगे। तो प्रशासनिक सुधारों से आशय क्या है, तो ये मैंने एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस लिए ये जरूरी हो गया था कि प्रशासन में सुधार किया जाए। तो सुधार का मुख्य उद्देश्य है, जो पहले शोषणकारी प्रशासन की प्रशासनिक ढांचा था उसको क्या है लोक कल्याणकारी प्रशासनिक ढांचा की ओर परिवर्तित करने के लिए प्रशासनिक सुधारों की जरूरत रही। और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार सुनियोजित तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं जिससे कि एक तो प्रशासनिक क्षमताओं में क्या हो, वृद्धि हो, क्या हो, प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि हो, और दूसरा जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहूलियत हो। यानी कि प्रशासन क्या कार्य करता है, सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको प्रभाव प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक क्षमताओं में जब वृद्धि होगी और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में जब उनको सहूलियत यानी कि प्रक्रियाओं में सहूलियत होगी, या प्रक्रियाओं में की जो गति है वो अधिक होगी, तो स्वाभाविक है जो लक्ष्य कम समय में और कुशलतापूर्वक प्रशासन प्राप्त कर पाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित है। तो इस कड़ी में अगर अपने बात करें तो ये प्रशासनिक सुधारों का सामान्य आशय है। सामान्य आशय के साथ साथ सुधार शब्द जब भी लगता है तो कोई कमी की ओर इंगित करता है कि कोई कमी है तभी वो सुधार की आवश्यकता है। तो आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रशासनिक ढांचे को चौकस और चौकसमंद रहना चाहिए। जैसे सामाजिक लक्ष्यों की बात करें तो सामाजिक असमानताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, तो उनको कम करना। दूसरा आर्थिक पहलू, सरकार के राजस्व को बढ़ाना, सरकार के विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये आर्थिक पहलू। तो उनके लिए भी प्रशासन को क्या है चौबंद और यानी कि सुपुर्द और तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए। यदि नहीं है तो अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। तो सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रशासन में सुधार जरूरी है। तो सुधार के लिए ये इस प्रकार अगर अपने बात करें तो कोई भी प्रशासन है चाहे, तो उसको समय के साथ अपडेट करना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन अपडेट होती रहती है। समाज भी अविकसित से विकासशील फिर विकसित अवस्था में जाता है, तो उसके साथ साथ प्रशासन की भी जो रिक्वायरमेंट है समाज की, वो अलग अलग समय में अलग रहती है। इसलिए भी समय के साथ प्रशासन में सुधार की जरूरत रहती है। प्रशासन सुधारों के माध्यम से किसी भी विभाग या संगठन को आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे जैसे समाज का विकास होता है उसी के अनुरूप प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से क्या किया जाता है, विभाग और संगठन में जो आवश्यकता के अनुरूप ढांचा तैयार किया जाता है, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है। तो ये भी प्रशासनिक सुधार की कड़ी में आता है। तो इसी कड़ी में अगर अगर अपने सामान्यतः योजनाओं को लेकर बात करें तो सामान्यतः योजनाओं का भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने और सार्वजनिक हित के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है, ये प्रशासन ही है। तो उसमें भी कई बार लेट लतीफी, भ्रष्टाचार या इस प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण समय पर कार्यक्रम लागू नहीं होना, जिसके कारण वो कार्यक्रम अनुपयोगी हो जाते हैं, या कार्यक्रम के जो रिजल्ट तय किए जाते हैं या लक्ष्य तय किए जाते हैं वो प्राप्त नहीं होते। तो उन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए और यह प्रक्रिया आपने अगर बात करें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इस प्रकार जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो लागू नहीं होते या लागू होने की स्थिति में नहीं होते या किन्हीं कारणों से उनमें जो कमी दृष्टि होती है, उसी को लेकर भी प्रशासनिक संगठनों में विभिन्न प्रकार के सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यह विशेषता अगर अपनी बात करें विकसित देशों और विकासशील देशों दोनों में ही ये इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसका कारण ये है, एक तो समय काल की परिस्थितियां निरंतर बदल रही है,
दूसरा जो परंपरागत ढांचा है वो जो वर्तमान समाज की मांग है उसके अनुसार त्वरित निर्णय नहीं लेने की स्थिति में या संगठन संरचना पुरानी होने की स्थिति में समय काल के साथ संगठन संरचना का अपडेशन नहीं होने के कारण अनेक ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रशासन कई बार नीतियों के क्रियान्वयन में असफल या कम कुशल दिखाई देता है। तो इस कड़ी में भी प्रशासन सुधारों की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में अगर अपने बात करें प्रशासनिक सुधारों की जरूरत क्यों है, तो ये बात तो अपने साथ साथ कर ही रही थी। इसके कारण कई है। चाहे अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो पहले अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद कल्याणकारी सरकारों के अधीन आया, तो इसलिए भी जरूरी था। तो सामान्यतः ब्रिटिश काल में जो शासन से तात्पर्य सुधारों की जरूरत क्यों रही, तो इसको लेकर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ब्रिटिश काल में जो शासन तात्पर्य क्या था, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता को नियंत्रित अवस्था में रखना, बनाए रखना। यानी कि उनके जो राष्ट्र संबंधी या उनके जो लक्ष्य हैं उनके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना ही प्रशासन या शासन का मुख्य उद्देश्य था। देश का विकास करना, विकासशील कार्यक्रम चलाना, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन देश आजाद होने के बाद नए माहौल में क्या हुआ, आवश्यकता बदलने के साथ क्या है, प्रशासनिक सुधारों की जरूरत महसूस की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि प्रशासनिक सुधारों की जरूरत क्यों महसूस की गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने ही प्रशासन से इतना ही उद्देश्य चाहता था, जबकि जब देश आजाद हुआ, जन कल्याणकारी सरकारें बनी, तो स्वाभाविक है कि नए माहौल में नई आवश्यकता बनी, और नई आवश्यकता बनने से क्या हुआ, प्रशासनिक सुधारों की मांग या जरूरत महसूस की गई। और दूसरा, जो आजादी के बाद अगर देश की सामाजिक आर्थिक संरचना में बड़े परिवर्तन के लक्ष्य के मद्देनजर जो पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि नियोजन की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, जिसके लिए भी प्रशासनिक ढांचे में अपेक्षित सुधार जरूरी था। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो देश की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ सुई का भी प्रोडक्शन की जैसी फैक्ट्रियां नहीं थी, कहने का भाव यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ रोजगार के संसाधन नहीं थे, यहाँ रोजगार के लिए आधारभूत संरचना नहीं थी। तो ये सब पहलू थे, और इसके लिए भारत ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के जो सबसे जरूरतमंद उस समय के संसाधन सीमित से आवश्यकताएं असीमित थी, उनके बीच में समायोजन करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने एक नियोजन कार्यक्रम रखा, जिसको अपने पंचवर्षीय योजना नियोजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो उनके माध्यम से वो सामाजिक और आर्थिक संरचना में जो बड़े परिवर्तन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनके लिए भी प्रशासनिक ढांचे में सुधार जरूरी हो गया, यानी कि अपेक्षित हो गया। तो इस कड़ी में अगर अपने बात करें, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी प्रशासनिक ढांचे में सुधार जरूरी है। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, क्योंकि अंग्रेजों के समय की जो शासन प्रणाली थी वो स्वार्थ आधारित शासन प्रणाली थी, उसमें अंग्रेजों का भी वो लाभ करते थे और खुद भी अपने लिए भी मलाई की व्यवस्था रखते थे। तो इस प्रकार की बात करें तो इसके अलावा उस समय की जो नौकरशाही थी उसमें भ्रष्टाचार और अन्य खामियां बहुत थी। तो उन खामियों को दूर करने के लिए भी जो, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेजों के समय तो सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही एक खानी सीमित थी, तो उनको कानून व्यवस्था ही प्रशासन से करवाना था। लेकिन जैसे जैसे जन कल्याणकारी सरकार बनी, सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसने उत्पादन के क्षेत्र में भी, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में जब प्रवेश किया, तो सरकार के कार्य क्षेत्र जन कल्याणकारी जैसे सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू की, तो उससे भी प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र बढ़ा, उससे भ्रष्टाचार बढ़ा, और अन्य खामियां भी नियंत्रण करने के लिए जो अन्य कानूनों की आवश्यकता थी उनकी कमी महसूस की, उनको लेकर भी प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए भी प्रशासनिक सुधार जरूरी हुए। अब अगर इसी कड़ी में अगर अपने बात करें तो इसके अलावा लोगों की आवश्यकता निरंतर बदलती रहती है, और ये अपने देखते ही हैं, समाज और समय जिस गति से परिवर्तित होता है उसी गति से प्रशासन को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और परिकल्पना कर ले 1950 का प्रशासन और 2024 का प्रशासन, तो उसमें आज कितना अंतर है, आप भी सोच सकते हैं। उस समय कोई सूचना भेजने के लिए या तो तार या टेलीफोन भी नहीं होता था, बेसिकली बहुत ही कम क्षेत्रों में टेलीफोन की आज व्हाट्सएप से वही सूचना दिल्ली से अब है तो 1 घंटे के बाद पूरे ऑल इंडिया में फैल जाती है। तो ये कितना संचार की स्पीड है, उसी गति से लोग फीडबैक देखते हैं। और पहले
एक पत्थर डाल के भूल जाते थे, 6 महीनों के बाद उसका जवाब रिपीट होके इस प्रकार एक पत्थर, वो लोगों में इतना धैर्य भी था कि वो 6 महीने तक उसका इंतजार भी कर लेते थे। आज एक दिन इंतजार करना भी बहुत इस प्रकार के निर्णयों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सब इतनी इस प्रकार की तीव्र गति से जो सामाजिक और वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है, इसने भी प्रशासन में प्रशासनिक सुधारों की मांग को मजबूती दी है। और इसके अलावा अगर अपने लोगों की आवश्यकता जो निरंतर बदलती रहती है और प्रशासन को उसी का रूप बदलना पड़ता है। तो ये एक कॉमन सा उदाहरण अपने परिकल्पना करके देखिए, जब 1950 और 2024 का जो प्रशासन है उसकी कार्य प्रणाली और व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन ही है जो प्रशासनिक प्रक्रिया को क्या करता है, दोषपूर्ण कार्य संचालन को ठीक करने का काम करता है। यानी कि जो परिवर्तन समय समय पर विभिन्न प्रकार के संगठनों में जो परिवर्तन किए जाते हैं, और इसका कार्य क्या है, कोई भी दोषपूर्ण प्रक्रिया है, संचालन है, उसको ठीक करना या प्रशासनिक सुधारों की मांग करता है। यानी कि कोई भी प्रशासन में गलती होती है तो उस गलती के कारण को जान के उस कारण को दुरुस्त किया जाता है। अब अगर भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रम देखें, इतिहास देखें, तो एक एक कड़ी देखें तो ये, वैसे देखा जाए तो ये शुरू से ही ब्रिटिश काल में भी प्रशासनिक सुधार किए थे, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में मुख्यतः एआरसी प्रथम और एआरसी सेकंड, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार और द्वितीय प्रशासनिक सुधार ही है। तो इसलिए अपने इतिहास में कुछ ही उनके महत्वपूर्ण जो आयोग है उनकी बात करेंगे, और उसके अलावा उससे आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिश काल में भी प्रशासनिक सुधारों को लेके एचिसन आयोग है, ली आयोग है, इंग्लिस्टन आयोग है, ये आयोग गठित किए गए थे। और ब्रिटिश काल में ली आयोग, जो कि 1926 23 से 26 की बीच में उन्होंने रिपोर्ट की, इसके आधार पर अपने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। और एचिसन आयोग उससे पहले प्रशासनिक सुधारों को लेके, उसके बाद इंग्लिस्टन जो आयोग है उसने भी प्रयास किए। तो इसके अलावा अगर अपने बात करें तो लोक सेवा के विकास क्रम में 1918 का जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सामने आई, तो ये भी लोक सेवा के क्षेत्र में एक विकास क्रम में महत्वपूर्ण लोक सेवाओं के बारे में इसमें विचार रखेंगे। जिसमें मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करें तो उसने, और इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो कहानी है उसको अपने थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में तो अंग्रेजों ने जो भी प्रशासनिक सुधार किए, वो अपने उनके आर्थिक हितों को, उनके साम्राज्य हितों को लेकर उन्होंने जो सुधार किए थे, उनका उद्देश्य जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए उनका अपने अभी, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में भी नहीं है, उस संदर्भ में अपने सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो 1947 के बाद की कहानी पढ़ेंगे। तो 1947 में सचिवालय पुनर्गठन समिति बनी, और 48 में उद्योगपति खुसरोबा भाई लालजी भाई के नेतृत्व में मितव्ययिता समिति बनी, और 1949 में आयकर समिति ने भी अपने अपने सुझाव दिए। तो इस को लेकर कई बार क्या है, अगर आपका प्रशासन सुधार से संबंधित प्रश्न आता है तो कमेटियों के क्रम और वर्ष को लेकर आ जाता है। तो इसमें सचिवालय पुनर्गठन समिति कब बनी? 1947। उसके बाद 1948 में उद्योगपति कस्तूरबा भाई लाल के नेतृत्व में मितव्ययिता समिति, कौन सी बनी थी? मितव्ययिता समिति 1948, और आयकर समिति 1949। ये तीन समितियां, जो कि जब देश आजाद की प्रक्रिया में था या संविधान लागू होने तक की प्रक्रिया में था, तब इस प्रकार प्रशासनिक सुधारों को लेकर इस प्रकार की विभिन्न कमेटियां बनी और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। और इसमें अपने अब इसके बाद देश में संविधान लागू होने के बाद जो संवैधानिक उद्देश्यों के साथ जो प्रक्रिया, या यूं कई प्रशासनिक सुधार के जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, उनके बारे में अभी अपने परिचर्चा करेंगे। तो इसके बाद मार्च 1951 में एडी गोरेवाला समिति ने 70 पृष्ठों में लोक प्रशासन की रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण बिंदु था प्रशासनिक सुधार की दिशा में। 1951 में एडी गोरेवाली समिति, तो कई बार प्रश्न सीधा सीधा आता है कि एडी गोरेवाली समिति का गठन कब किया गया था? 1951। और ये प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में ये प्रथम जो देश की आज़ादी के बाद लोक प्रशासन पर रिपोर्ट थी। और इससे पहले जो आज़ादी और संविधान लागू होने तक की में अभी अपने तीनों कमेटियों को पढ़ा, उसमें मितव्ययिता है, सचिवालय पुनर्गठन समिति है, और तीसरा जो अभी अपने पढ़ के आए हैं, तो उन तीनों कमेटियों की बात करें तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको लोक प्रशासन पर रिपोर्ट के रूप में जानते हैं, वो एडी गोरेवाला समिति है, जो कि 1951 में उन्होंने अपनी 70 पृष्ठों की रिपोर्ट में क्या कहा था। तो इसमें उन्होंने प्रशासन के सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी थी।
तो उन्होंने जो ये भी कहा था उस समय की जो स्थितियां थी उसको संदर्भ लेके उन्होंने प्रशासन में जो सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता यानी कि वरीयता निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि निश्चित परिणामों की आशा में अत्यधिक खर्च न करना, कर्मचारियों का ईमानदार होना, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष होना, मंत्रियों, विधायकों और प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना होना। तो इससे पहले सामान्यतः क्या है, मंत्री, विधायकों और प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना की कमी थी, कहने का भाव। और इस कड़ी में उन्होंने इस प्रकार की जो उस समय की प्रशासन की जो आवश्यकता थी उसको परिलक्षित किया या अपने रिपोर्ट में दी और भर्ती और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होने जैसी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की। तो इस प्रकार उन्होंने जो प्रशासन में जो अंग्रेजों का के संदर्भ में जो प्रशासन गठित किया गया था उसमें सुधार के लिए इस प्रकार के रिकमेंडेशन लोक प्रशासन पर रिपोर्ट के रूप में प्रशासन में सुधार के लिए इस प्रकार के सुझाव दिए। और उसमें चाहे वो भर्ती है, चाहे वो प्रशिक्षण है, सत्यानिष्ठ और निष्पक्ष जो कर्मचारियों का चयन है। और इस कड़ी में अगर अपनी बात करें तो दूसरा जो इसके बाद महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ था, या प्रयोग या रिपोर्ट कह सकते हैं, पाल एप्पलबी की रिपोर्ट। तो एडी गौरवाला 1951 में और उसके बाद पाल एप्पलबी की रिपोर्ट, इसके बाद प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए सितंबर 1952 में अमेरिका के लोक प्रशासन विशेषज्ञ, तो ये अपाल एप्पलबी वाली प्रश्न को कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। और सितंबर 1952 में लोक प्रशासन विशेषज्ञ को भारत आने का आग्रह किया गया। अमेरिका के सितंबर 1952 में अमेरिका के लोक प्रशासन विशेषज्ञ पाल एप्पलबी से क्या कहा गया? भारत आने का आग्रह किया। और 15 जनवरी 1953 में उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था। 15 जनवरी 1953 को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसे एप्पलबी रिपोर्ट के नाम से। तो ये एक महत्वपूर्ण है और ये आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा प्रश्न बनता है और ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने जारी की, कब जारी की? 15 जनवरी 1953 को। और इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? एप्पल बी रिपोर्ट। और ये कहाँ के विशेषज्ञ थे? अमेरिका के लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे। तो 15 जनवरी 1953 को इसमें रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या कहा था? भारत विश्व के उन 10-12 देशों में शामिल है जहां का लोक प्रशासन क्या है, पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित है। ये अच्छी बात कही थी उन्होंने। और उन्होंने दूसरी रिपोर्ट 1956 में रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया। तो ये आयोग वैसे अगर इसका कई बार ऐसे भी आता है 1953 से 1956 पाल एप्पलबी रिपोर्ट। तो वर्ष 1956 में एप्पलबी रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया। तो इसमें भी उन्होंने बहुत से पहलुओं को जो अपने भारतीय लोक प्रशासन के संदर्भ में जो कमियां थी, इन दोनों रिपोर्टों में राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने की बात हुई थी। लोक प्रशासन में अनुसंधान, लोक प्रशासन में जो अनुसंधान करने की बात कही थी। और इसके आधार पे एक सबसे बड़ी बात, जो ये संस्थान है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, ये ये प्रश्न ये आता है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पे की? तो एप्पलबी रिपोर्ट के आधार पे। दूसरा जो उन्होंने लोक प्रशासन में अनुसंधान की बात की, तो ये जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, ये अनुसंधान संबंधी कार्य विशेष रूप से करता है। क्योंकि चाहे वो विदेशों में हो रहा हो अनुसंधान हो, चाहे वो देश में हो, उनको प्रचार प्रसार और उनको एक मंच प्रदान करता है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। और ये नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और संगठन के जो में केंद्र में जो संगठनात्मक प्रक्रिया, और उन्होंने ये भी कहा था केंद्र में जो संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक की जो इकाई की स्थापना है वो भी की जाए। और योजना आयोग का कोई कार्य है केवल योजना बनाने तक ही सीमित रखना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की मांग की थी या अपनी सुझाव दिए थे। प्रत्येक विभाग में जो मध्यवर्गीय अधिकारियों की बहाली सभी राज्यों के कृषि आयकर लगाने वाले और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने व प्रशासनिक विकेंद्र जैसी सिफारिशें की थी। तो उनकी सिफारिशें महत्वपूर्ण, उस समय की जो प्रशासनिक आवश्यकता थी उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने ये सिफारिशें की थी। तो इस कड़ी में अगर अपने बात करें तो एप्पल बी को लेकर इस प्रकार का सीधा प्रश्न दो संदर्भ में पूछा जाता है। एप्पल बी रिपोर्ट 1953 से 56। और एप्पल बी कहाँ के विशेषज्ञ थे? अमेरिका के। और भारतीय लोक प्रशासन जो संस्थान है, तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे स्थापित हुआ? तो वो एप्पल बी रिपोर्ट के आधार पे या एप्पल बी की रिपोर्ट के आधार पे।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब अपने बात करेंगे इसी कड़ी में, पहले गोरेवाला समिति 1951, 1953-56 एपल्बी रिपोर्ट, और अब इसके बाद सनातन समिति। जब भारत जब आजाद हुआ था, तब लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक था, स्वाभाविक था भ्रष्टाचार, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, उनको भारतीय जनता में क्या, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक पहलुओं को मजबूत करना था, अपने हितों को मजबूत करना था। तो उनकी प्रशासन, जनता के जो जनता के लिए जो दुखदायी स्थिति थी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। तो इससे इसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार था, और वर्ष 1948 में सेना का जीप खरीद घोटाला सामने आया, और देश में भ्रष्टाचार कमोबेश यूं ही चलता रहा। कहने का भाव कि 1948 में जब देश आजाद ही हुआ था, तो जीप खरीद घोटाला कहाँ, सेना में सामने आया, और तब सनातन समिति, जो कि भ्रष्टाचार को लेकर समिति गठित की गई थी, तो इन्होंने अपने इस को बात करें तो भ्रष्टाचार के लिए ये सनातन समिति थी, तो उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दी। तो वर्ष 1957 में मुद्रा का घोटाला, भ्रष्टाचार का ऐसा बड़ा मामला था जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल पाए गए थे। तो इस मामले में तत्कालिक वित्त मंत्री टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब देखो, इस प्रकार की स्थिति जब व्यापक लेवल पे हो, और वो भी देश के शीर्ष लेवल पे हो, और देश आजाद ही हुआ हो, जहां लोगों के सपने बहुत बड़े थे, उनको पूर्ति करने की जिम्मेदारी, और वही लोग इस प्रकार की जब गतिविधियों में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों, तो स्वाभाविक है कि 1957 में जो मुद्रा घोटाला था, वो भी भ्रष्टाचार का ऐसा बड़ा मामला था। तो इस कड़ी में, इन परिस्थितियों में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक तंत्र की समीक्षा, एक तत्कालिक तंत्र की समीक्षा और सुझाव के लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के सनातन के सनातन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। किन परिस्थितियों में इस प्रकार के, जब चाहे वो जीप घोटाला हो, चाहे वो मुद्रा घोटाला हो, तो उस प्रकार के घोटालों की स्थिति जब आई, तो इन परिस्थितियों में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री महोदय ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए तत्कालिक तंत्र की समीक्षा और सुझाव के लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सनातन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसको सनातन समिति के रूप में जानते हैं। और वर्ष 1962 में गठित इस समिति की सिफारिश के आधार पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तो ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई और इसका कार्य क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुई? 1964। इसका सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य क्या है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो सरकारी अधिकारी है, और उनके भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच करना, उनके भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच करना। और दूसरा इस संदर्भ में भी प्रश्न आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश में हुई। तो ये कौन सी समिति थी? के सनातन सनातन के सनातन समिति। तो इस कड़ी में अगर अपने बात करें, तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस विषय वस्तु से आ सकते हैं। इसके अलावा पहली बार लोकपाल नामक शब्द का विचार भी सनातन समिति से निकला हुआ माना जाता है। ये माना जाता है लोकपाल शब्द, और उस समिति में उन्होंने लोकपाल जैसी संस्था के गठन की भी बात कही थी। तो इस प्रकार इसके अलावा पहली बार लोकपाल नामक, जो कि ऑर्डर्समैन विस्डम की अवधारणा है, का भी विचार सनातन की रिपोर्ट में निकला हुआ माना जाता है। तो इस कड़ी में अगर अपने बात करें, तो वह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एआरसी प्रथम या एआरसी फर्स्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री 66 से 66 के बीच में जब पीएम थे, तो इस प्रकार की उनकी दौरान ये इस प्रकार के आयोग या इस प्रकार के जो प्रयास हुए थे, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको अपने एआरसी फर्स्ट भी बोलते हैं, तो इसको लेके भी डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया। तो 1966। देश की जो प्रशासनिक जांच और आवश्यकता अनुसार प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन के संबंध में सिफारिश देने के लिए एक उच्चाधिकारयुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गई। तो इसमें अगर अपने बात करें, तो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक सुधार आयोग का।
तो 5 जनवरी 1966 किया गया, 5 जनवरी 1966। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। और ये उस समय की जो प्रशासनिक सुधार की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, अब इसमें ये प्रश्न भी आता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति, ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके प्रथम सभापति या अध्यक्ष कौन थे, मुरारजी देसाई। इसको लेके भी अच्छा प्रश्न है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बना। तो किसकी अध्यक्षता में बना, मुरारजी देसाई। और इसके 4 अन्य सदस्य भी थे। के उनमत्या सदस्यों को लेके भी प्रश्न आ सकता है। हरीश चंद्र माथुर, जीएस पाठक, जीएस पाठक और एच बी कामत, एच बी कामत। तो ये, और बी शंकर इसके सदस्य सचिव थे। श्री बी शंकर क्या थे, इसके सदस्य सचिव थे। और अंतिम को छोड़कर सभी संसद सदस्य थे। बी शंकर को छोड़कर सबके सब क्या थे, संसद सदस्य थे। तो इस प्रकार ये जो कमेटी थी एआरसी, वो संसदीय सदस्यों को लेकर गठित की गई थी। उसमें बी शंकर इसके सदस्य सचिव थे, बाकी सब के सब क्या थे, संसद सदस्य। तो ये भी एक अलग बात है। और अगर इसमें बात करें तो जीएस पाठक जब 24 जनवरी 1966 को केंद्र सरकार के कानून मंत्री बने, तो उनके स्थान पर राज्यसभा के देवदत्त मुखर्जी को 22 अप्रैल 1966 का सदस्य बनाया गया। यानी कि जीएस पाठक क्या हो गए थे, केंद्र में कानून मंत्री बन गए थे। तो उनके स्थान पर राज्यसभा के जो सदस्य थे देवदत्त मुखर्जी, को 27 अप्रैल 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य बनाया गया। और बी शंकर जी को अपने सदस्य सचिव के रूप में इस आयोग में शामिल किया गया था। 12 मार्च 1966 को पूर्ण रूप से सदस्य बन गए और वीवी चारी को आयोग का सचिव बनाया गया। तो इस प्रकार के जो समय समय की आवश्यकता के अनुसार वी शंकर जो कि 12 मार्च को पूर्ण रूप से सदस्य बन गए, जो सदस्य सचिव थे, और वीवी चारी को आयोग का सचिव बनाया गया। वीवी चारी को आयोग का सचिव पद दिया गया। तो इस प्रकार समय काल के साथ या आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया इस आयोग में। और 17 मार्च 1966 को के उनमत्या को सभापति बनाया गया। तो इसमें 17 मार्च 1967 को के उनमत्या को सभापति बनाया, क्योंकि मोरारजी देसाई उस समय क्या है, उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के कारण त्याग पत्र दे दिया था। और इसका कारण अगर अपने देखें तो एआरसी का 1966 में जो 5 जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उसमें लेकर 16 मार्च तक तो सभापति कौन थे, मोरारजी देसाई। और उसके बाद 17 मार्च 1967 को के उनमत्या को भी अध्यक्षता या सभापति बनाया गया। और मोरारजी देसाई उस समय क्या बन गए थे, देश के उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के कारण उन्होंने जो एआरसी फर्स्ट था उसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। और 12 जून श्री हरीश चंद्र माथुर की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर 16 सितंबर 1968 को राज्यसभा के जो सदस्य थे टीएन सिंह को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार प्रथम आयोग की बात करें तो उसके विभिन्न सदस्य समय काल के साथ बदलते रहे। और इसमें अगर अपने बात करें तो जो आयोग के कार्य है, तो आज इतना ही, कल उसके आयोग के कार्यों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे।